हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है इंडियन हिस्ट्री, तो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक होएगा इंडियन हिस्ट्री का मौर्य साम्राज्य। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य था तो इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ठीक है, इससे हमने पहले जब हमने नंद वंश देखा था तो मगध में जो लास्ट वंश था वो नंद वंश था। और उस समय यहाँ पे जो लास्ट यहाँ के शासक थे तो कौन थे, घनानंद थे। ठीक है, और इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पे सिकंदर आता है और भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन वो वहाँ से वापस चला जाता है, अपने देश लौट जाता है, भारत पर वो आक्रमण नहीं कर पाता है। और जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, तो उसको किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन्होंने इसको पराजित किया था। और इसके बाद यहाँ पे घनानंद को हरा के यहाँ पे चंद्रगुप्त जो मौर्य होते हैं वो नंद वंश का पतन करके यहाँ पे ये मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इनका जो शासन काल माना जाता है तो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इनका जो जन्म होता है 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका यहाँ पे जन्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो सेल्यूकस निकेटर होते हैं तो ये यहाँ पे आक्रमण करते हैं भारत पर। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर ये कौन है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जो यहाँ पे सिकंदर था तो सिकंदर का ये एक सैनिक था। सिकंदर का एक सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा होता है तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। तो सिकंदर क्या करता है कि जो क्षेत्र उसने वहाँ पे जीते थे, जो क्षेत्र विजित थे, तो उन क्षेत्रों को ये अपने जो इसके सिकंदर के विश्वसनीय जो सैनिक थे तो उनको ये अपना साम्राज्य वहाँ पे सौंप देता है। तो उन्हीं में से एक थे यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेल्यूकस निकेटर होते हैं इनके पास जो बेबीलोन साम्राज्य होता है वो रहता है, तो वो ये यहाँ पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, कब करते हैं आक्रमण, 305 ईसा पूर्व में ये आक्रमण करते हैं। 305 ईसा पूर्व में बेबीलोन का शासक, ठीक है, तो बेबीलोन का ये शासक रहता है उस टाइम पे। तो सेल्यूकस निकेटर ये भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया था। ठीक है, जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित कर देते हैं। इसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर होते हैं ये क्या करते हैं कि अपनी पुत्री हिलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से ये करा देते हैं और यहीं से इनकी यहाँ पे मित्रता हो जाती है, यानी कि ये संधि कर देते हैं। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह हिलेना या इनको कार्नेलिया भी कहा जाता है, तो ये अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं और यहाँ पे ये संधि कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर है इनका एक राजदूत होता है मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज इनका राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको यहाँ पे रखा गया था सेल्यूकस निकेटर द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और जो ये मैगस्थनीज है तो इनकी एक प्रसिद्ध किताब है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। तो इस वाली जो किताब है इंडिका, इसी में भारत का जो सबसे अधिक इतिहास का विवरण मिलता है भारत के, तो इंडिका इसी में मिलता है। ठीक है, जो मैगस्थनीज की किताब है जिसका नाम है इंडिका, तो इसमें भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा विवरण मिलता है और साथ ही यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में भी विवरण रहता है। इसके बाद सेल्यूकस जो निकेटर थे इनके और चंद्रगुप्त मौर्य का जो इनका युद्ध होता है इसका विवरण कहाँ से मिलता है या कौन देता है, तो प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे एक एम्पियानस। ठीक है, एम्पियानस ने इनके चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर इनके युद्ध का विवरण दिया है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो होते हैं जब ये अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र या प्रांत दहेज के रूप में देते हैं। तो कौन कौन से थे वो, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 क्षेत्र थे। तो ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देते हैं। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भेंट दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, 500 हाथी भेंट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को और सेल्यूकस निकेटर ने
4 क्षेत्र दिए थे दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल का एक यहाँ पे महत्वपूर्ण लेख मिलता है, सहगोर अभिलेख, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में किस चीज़ का विवरण है, तो यहाँ पे विवरण मिलता है कि 312 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ पे बहुत अकाल पड़ा था, ठीक है। और जब यहाँ पे अकाल पड़ता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पीड़ित प्रजा को राहत देने की यहाँ पे राहत देने की बात है इस अभिलेख में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का ये अभिलेख है जिसमें सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है, ठीक है। और ये अकाल कब पड़ा था, तो 312 ईसा पूर्व में ये अकाल पड़ा था। इसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, तो कहाँ कराया था, ठीक है, पश्चिमी सौराष्ट्र, ठीक है, जो कि वर्तमान का गुजरात है, तो इसको पहले सौराष्ट्र कहते थे, तो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यहाँ सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, ठीक है। तो इसी पुष्यगुप्त ने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर। इसके अलावा प्रथम जैन संगीति होती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये जैन संगीति कब होती है, प्रथम जैन संगीति, तो 300 ईसा पूर्व में संगीति होती है। शासक उस टाइम पे कौन होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। कौन से स्थान पर ये जैन संगीति होती है, तो पाटलिपुत्र में होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में तपस्या कर सलेखान पद्धति द्वारा देह त्यागी थी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी देह त्याग दी थी सलेखान पद्धति द्वारा, और कब 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में। जिस पहाड़ी पे इन्होंने अपनी देह त्यागी थी उस पहाड़ी को आज भी चंद्रगिर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे शासक कौन बनता है, बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार तब यहाँ पे शासक बनता है। इनके शासनकाल का जो समय है तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम था दुर्धरा, और इनको उपनाम से जाना जाता था तो अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात का मतलब होता है कि शत्रु विनाशक, ठीक है, शत्रुओं का विनाश इन्होंने किया था। और ये गद्दी पर बैठे थे 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनके शासनकाल में तक्षशिला पर यहाँ पे विद्रोह हुए थे, ठीक है। और जब ये विद्रोह होता है यहाँ पे तक्षशिला विद्रोह होता है, तो यहाँ पे बिंदुसार क्या करते हैं कि पहले ये अपने बेटे को यहाँ पे भेजते हैं। इनके बेटे का नाम था सुसीम, ठीक है। इनको यहाँ पे भेजते हैं, लेकिन ये यहाँ पे असफल रहते हैं। उसके बाद ये अपने दूसरे बेटे को भेजते हैं अशोक को, ठीक है। तो अशोक यहाँ पे सफल हो जाता है, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, तो इनमें इन्होंने पहले अपने एक बेटे को भेजा सुसीम को, वो असफल रहे। उसके बाद इन्होंने दूसरे बेटे अशोक को भेजा, तो वो यहाँ पे सफल हो जाते हैं, ठीक है। और बिंदुसार के जो समकालीन था तो कौन था, सीरिया का शासक था, ठीक है। सीरिया का एक शासक था एंटियोकस, ठीक है। एंटियोकस ये सीरिया का शासक था, तो बिंदुसार का ये समकालीन था, ठीक है। तो एंटियोकस इसका एक राजदूत था डाइमेकस, ठीक है। तो बिंदुसार के ये दरबार में आया था, ठीक है। एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। और तो इससे इन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ें मांगी थी, ठीक है। तो एक तो विदेशी शराब मांगी थी, सूखी अंजीर और दार्शनिक, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे शासक बनते हैं अशोक, ठीक है। जो अशोक का यहाँ पे शुरुआती जो इनका व्यवहार होता है, जब ये राजा बनते हैं तो ये काफ़ी क्रूर शासक
रहते हैं काफ़ी अत्याचार इन्होंने किया था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अब इन्होंने जितने भी ये उस टाइम पे जब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो ये कहते हैं कि अब ये कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले ये बहुत ही कुशासक था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो अशोक था, इसका जो जन्म होता है 304 में होता है और इनके पिता होते हैं बिंदुसार। ठीक है, इनकी माता थी सवदांगरी। इनका राज्याभिषेक कब होता है तो 269 ईसा पूर्व में होता है। मगध की गद्दी पर ये बैठते हैं। ठीक है, और अशोक राजा, देखो इनका राज्याभिषेक तो 269 ईसा पूर्व में हो जाता है, लेकिन ये गद्दी पर कब बैठते हैं, सॉरी, ठीक है, जो अशोक का शासन काल होता है तो 273 से लेके 332 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल था। ठीक है, लेकिन इनका राज्याभिषेक कब होता है तो 269 ईसा पूर्व में इनका शासन का ये इनका राज्याभिषेक होता है, यानी कि मगध की गद्दी पर ये तब बैठते हैं। तो यहाँ पे 273 से लेके 269 ईसा पूर्व तक इनका क्या होता है कि ये इनका अपने भाइयों से संघर्ष करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपने भाइयों से संघर्ष करते हैं। माना जाता है कि इनके 100 भाई थे, जिनमें से इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की थी और अपने एक भाई की हत्या ये नहीं करते हैं, जिनका नाम था तिष्य। ठीक है, क्योंकि ये इनका सगा भाई था, तो इसीलिए जब इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, उसके बाद ये गद्दी पर बैठते हैं, यानी कि ये शासक बनते हैं। ठीक है, तो अशोक राजा बनने से पूर्व उज्जैन का ये प्रांतपाल या प्रशासक इसको कहा जा सकता है। तो ये राजा बनने से पूर्व ये उज्जैन के प्रशासक थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होता है कलिंग का युद्ध। ठीक है, और कलिंग का युद्ध ये अंतिम युद्ध रहता है अशोक का। ठीक है, कब होता है तो 269 ईसा पूर्व में होता है। राजधानी होती है तोसली। इस युद्ध का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया था। ठीक है, अशोक के यहाँ पे जो कुल दीर्घ शिलालेख थे तो 14 यहाँ पे दीर्घ शिलालेख थे, और कलिंग के युद्ध का विवरण अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में दिया है। ठीक है, इसके बाद अलावा यहाँ पे हाथी गुम्फा जो शिलालेख है तो इसमें विवरण है कि कलिंग पर अशोक ने जब आक्रमण किया था तो कलिंग का शासक कौन था तो नंदराज था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अशोक यहाँ पे कलिंग पर आक्रमण करता है तो ये जब वहाँ से आक्रमण करके वापस आ रहे होते हैं तो ये रास्ते में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से बच्चे महिलाएं रो रही होती हैं, बहुत सी वहाँ पे लाशें बिछी हुई होती हैं। तो उनको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वहीं से अशोक सोचता है कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेगा। तो इसीलिए जो कलिंग का युद्ध था तो ये अशोक का अंतिम युद्ध था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो अशोक होता है वो यहाँ पे धार्मिक कार्य करना वो यहाँ पे शुरू कर देता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद इसी युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अशोक के कुछ धार्मिक कार्य यहाँ पे कौन कौन से थे। अशोक के धार्मिक कार्य, ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली थी तो निग्रोध से इनको बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिलती है। तो ये इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसके अलावा जो अशोक होते हैं, अशोक द्वारा यहाँ पे बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया था, और प्रचारक के रूप में इन्होंने कुछ प्रचारक भेजे थे अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे धर्म प्रचारक। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, ये कौन था तो ये इनके पुत्र और पुत्री थे। तो इनको इन्होंने श्रीलंका में भेजा था। सोन एवं उत्तरा इनको इन्होंने स्वर्ण भूमि यानी कि जिसको बर्मा कहा जाता है वहाँ इनको भेजा था। मझांती इनको इन्होंने कश्मीर और गांधार भेजा था, और महारक्षित इनको इन्होंने यवन देश भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन के जो शासक थे तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो शुरुआती राजा थे तो इन्होंने अलग अलग यहाँ पे धर्म अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य
ये इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। बिंदुसार इन्होंने आजीविक संप्रदाय, ठीक है, और अशोक इन्होंने बौद्ध धर्म को यहाँ पे अपनाया था। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति होती है, ये किसके शासनकाल में होती है? तो अशोक के शासनकाल में होती है। स्थान कहाँ पे होती है? तो पाटलिपुत्र में होता है। और राजा उस समय कौन था? तो अशोक था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुतुम ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है बृहदत्त, ठीक है। और बृहदत्त का एक यहाँ पे सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर ली थी और ये फिर स्थापना करता है, यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त था। बृहदत्त की सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग यहाँ पे बृहदत्त की हत्या करके यहाँ पे शुंग राजवंश की स्थापना करता है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व सामाजिक व्यवस्था, यहाँ के कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी मौर्यकालीन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।